हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत क्या है और संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। और संधारित्र के प्रकार में हमने पहला प्रकार पढ़ा था समांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने देखा था समांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि अगर कोई संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है, C0 है, तो C0 का मान कितना था, C0 का मान था एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। तो ये जो केस था ये निर्वात के लिए केस था, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं था। तब क्या हो, जबकि कोई एप्सिलॉन परावैद्युतता का माध्यम इन दोनों पट्टिकाओं के बीच हो, तब केस क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना एप्सिलॉन परावैद्युतता का कोई माध्यम पट्टिकाओं के बीच हो, पट्टिकाओं के बीच उपस्थित हो। ठीक है। तब क्या होगा, आप लोगों को पता है कि एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की परावैद्युतता। और एप्सिलॉन आर जो है वो क्या है, एप्सिलॉन आर है माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता, माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता। ठीक है। तो और आपेक्षिक परावैद्युतता का क्या होता है, परिभाषा से आप लोग जानते हैं कि यदि ये क्या होता है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या होता है, C/C0। क्या होता है, C/C0, या फिर हम कह सकते हैं C इक्वल्स टू C0 एप्सिलॉन आर। ठीक है। C0, अब C0 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A/D। ठीक है। तो ये तो हो गया कि कोई अगर कोई परावैद्युतता वाला माध्यम अगर इन दोनों पट्टिकाओं के बीच हो तो C का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A/D। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई दूसरा माध्यम ना उपस्थित होके क्या है इन दोनों के बीच, वायु है, तो वायु की परावैद्युतता क्या होती है आप लोग को पता है। वायु के लिए एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाता है, 1। वायु के लिए एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाता है, 1। तो फिर C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू तो 1 है, तो एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यही होगा धारिता का सूत्र। अगर माध्यम जो है वायु हो और कोई परावैद्युतता का वाला माध्यम ना हो के सिर्फ वायु हो, तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, और A क्या है, यहाँ पे पट्टिका का क्षेत्रफल है, और D क्या है, दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी है। कौन कौन सी पट्टिका, संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका। हम लोगों ने देखा था, आप लोग फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए पिक्चर को जो कल बनाए थे हम लोग। ये था पिक्चर, ये अर्थ था, ये था क्या, संघनक, ये क्या था, संघनक, और ये क्या था, संग्राहक। ये मान लिया A था, ये B था, इस पे प्लस Q चार्ज था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, और इस पे क्या था, निगेटिव चार्ज था, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, D थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारिता का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग को सबको पता है। A क्या है, A है संग्राहक पट्टिका का क्षेत्रफल, और D क्या है, D इन दोनों के बीच की दूरी है। तो इसके बाद फिर देखते हैं कि ये जो धारिता है वो कुछ फैक्टर्स पे निर्भर करता है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं,
ये हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा साफ कर लें, तो आप लोग एक बार इसको फिर से देख लीजिए ढंग से, और उसके बाद इस बोर्ड को साफ करेंगे और आगे का पाठ्यक्रम चलेगा। तो किसी भी संधारित्र की धारिता C का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये देखिए किसी भी संधारित्र की धारिता जो है वो 2-3 बातों पर निर्भर करती है कि क्या बढ़ने से संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, क्या घटने से संधारित्र की धारिता घटेगी। ये सब देखिए आप लोग ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि सबसे पहला डिपेंडेंसी होता है इसका इस पे A पे। A क्या है, A है पट्टिका का क्षेत्रफल, पट्टिका का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल जो है पट्टिका का क्षेत्रफल वो जितना अधिक होगा तो ये जब बढ़ेगा तो आप लोग ये इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ऊपर वाला बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर किसी पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसके साथ साथ उसकी धारिता भी बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट आप लोग ये कह सकते हैं कि C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि जैसे जैसे हम पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही इसकी धारिता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। जैसे जैसे A बढ़ेगा ऊपर वाला बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट कि इन दोनों जब दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी ये जितना घटेगा, दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी जितनी घटेगी उसकी धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जब ये D जब जितना घटते जाएगा उस वैसे वैसे इसका मान क्या है, बढ़ते जाएगा, है ना। तो अगर आप देखिए कि ये कि 10/5 बड़ा है या फिर 10/2 बड़ा है, ऑब्वियसली 10/2 बड़ा है ना। तो इसी तरह जब D का मान जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे क्या होगी, धारिता बढ़ेगी। तो हम लोग कह सकते हैं C इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। जैसे जैसे D का मान घटेगा वैसे वैसे C का मान बढ़ेगा। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात इस पर निर्भर करती है धारिता कि अगर परावैद्युतता, कोई माध्यम की परावैद्युतता बढ़ेगी तो क्या होगा कि उसका विभवांतर क्या होगा, वो घट जाएगा। और जब विभवांतर घटेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो तीसरा बात है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, यानी कि जब परावैद्युतता का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, विभवांतर का मान घटेगा। और जब विभवांतर का मान घटेगा तो संधारित्र की धारिता जो है उसका मान बढ़ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीनों पॉइंट देख लीजिए। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी क्या है, धारिता जो है समानुपाती है किसके, पट्टिका के क्षेत्रफल के। ये संधारित्र की धारिता जो है व्युत्क्रमानुपाती है दोनों के बीच की दूरी के, और संधारित्र की धारिता जो है वो समानुपाती है किसके, परावैद्युतता के। ये अब देखिए आप लोग ये 2 पॉइंट तो आप लोग इससे समझ गए इस सूत्र से। अब तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट भी आप लोग यहीं से समझ लीजिएगा कि जैसे एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा तो C का मान भी बढ़ेगा। तो ये तीनों बात आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे के पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर 2 पट्टिकाओं के बीच अगर कोई तीसरी पट्टिका हम डालते हैं, कोई परावैद्युत पट्टिका डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक कोई डालते हैं, तब उसकी उस संधारित्र की धारिता क्या होगी, कैसे निकालेंगे, क्या उसकी धारिता ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, तो ये इसमें देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखें क्या यौगिक परावैद्युतता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, उसको क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। यानी ये दोनों पट्टिकाओं के बीच में हमने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक को पुट कर दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया है, तब फिर इसकी धारिता क्या होगी। तो देखिए कि ये एक संधारित्र लेते हैं हम, जिसकी कि एक पट्टिका ये हो गई A, और ये दूसरी पट्टिका क्या है, थोड़ा और दूर बनाते हैं इसको, ये दूसरी पट्टिका क्या है, B, और B आप लोग को पता है क्या है, B अर्थड है, B को हमने भूदृत कर दिया है। इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे क्या है, माइनस Q चार्ज है। अब गेम क्या है कि इसके बीच में हमने एक T मोटाई वाले एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया है। ठीक है,
एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया है जिसकी मोटाई कितनी है, T है, और ये प्लेट P है। ये कौन सा प्लेट है, P है, जिसकी मोटाई T है, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, D है। तो इसमें क्या है, A क्या हो गया, A हो गया संग्राहक पट्टिका, ठीक। B क्या है, B है संघनक पट्टिका, और ये प्लेट P जो है, प्लेट P की मोटाई T है, और इसका आपेक्षिक, इसकी आपेक्षिक परावैद्युतता कितनी है, प्लेट P की आपेक्षिक परावैद्युतता बराबर क्या है, एप्सिलॉन R है। तो ये देखिए बोर्ड भर गया, तो थोड़ा सा हम इस सबको क्लियर कर देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए संग्राहक पट्टिका का जो है पृष्ठीय क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश क्या हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू Q/A। ये क्या हो गया, इसका पृष्ठीय घनत्व हो गया। अब इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q/A होता है, या फिर हम कह सकते हैं Q इक्वल्स टू सिग्मा A। अब क्या होगा, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो परावैद्युत माध्यम के लिए अलग होगी और वायु के लिए अलग होगी। तो मान लेते हैं कि वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डैश मान लेते हैं, ये है वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या माने, E इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या मान लिए, E डैश मान लिए। E डैश का मान हम मान लेते हैं क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है। अब क्या जानते हैं, विभवांतर, विभवांतर V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स तो होता है W अपॉन Q। तो अब W वर्क डन भी क्या है, परावैद्युत के लिए अलग कार्य हो रहा है और वायु में अलग कार्य हो रहा है। अगर वायु के लिए इसकी दूरी देखें तो क्या हो जाएगा, D टोटल और माइनस इसकी मोटाई T, इसके लिए दूरी क्या हो जाएगा, F डॉट T। अगर F डॉट D हम बोलें वायु के लिए तो क्या हो जाएगा, F डॉट वायु के लिए D माइनस T हो जाएगा, ठीक है। और फिर F डैश अगर माने कि परावैद्युत के साथ कितना कार्य कर रहा है, परावैद्युत पे कितना कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, F डैश T हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब कार्य के लिए भी क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, हवा में किया गया कार्य, ठीक है, हवा में किया गया कार्य, इसको मान लेते हैं W1 प्लस परावैद्युत में किया गया कार्य, इसको क्या मान लेते हैं, W2। तो ये दोनों को अगर जोड़ दें तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू W अपॉन Q इक्वल्स टू W1 प्लस W2 अपॉन Q, ठीक है। तो बोर्ड भर गया, थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करके फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर, W1 V इक्वल्स टू W1 बटे Q प्लस W2 बटे Q। अब W1 का मान कितना है, W1 वायु में किया गया कार्य,
तो एफ डॉट डी होता है, तो डी का मान यहाँ दूरी कितना है, डी माइनस टी अपॉन क्यू प्लस W2 क्या है, W2 हो गया एफ डैश, मान लेते हैं कि परावैद्युत पे जो कार्य किया उस वो एफ डैश है, तो एफ डैश टी अपॉन क्यू। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब एफ अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, ई होता है, तो ई इंटू डी माइनस टी प्लस ई डैश इंटू टी। ठीक है, अब ई का मान क्या आया था हमारे पास, ई का मान आया था एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू था तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, और ई डैश का मान जो है, ई डैश का मान आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो अब क्या करते हैं हम कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस टी, ये बड़ी ब्रैकेट अगर देते हैं, डी माइनस टी प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी। ठीक है, तो अब अगर इससे हम टी भी कॉमन ले लें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बड़ी ब्रैकेट डी माइनस टी अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 1 कंटिन्यू है 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये मेरे पास ये जो वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू आया, विभवांतर यानी V का वैल्यू ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब आगे देखिए, अब यदि किसी संधारित्र की धारिता जो है, धारिता बराबर C हो, तो C का वैल्यू क्या होता है, C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, और Q का मान हमारे पास कितना आया था, Q का मान आया था सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q का वैल्यू क्या था, सिग्मा A अपॉन ये हमारे पास V का वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। ये ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, Q बाई V का वैल्यू। तो यहाँ से क्या होगा कि सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। तो ये अब देखिए, ये क्या आ गया हमारे पास, C का वैल्यू आ गया, C बराबर, जबकि दो पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत माध्यम अगर उपस्थित होता है तो C का वैल्यू जो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट क्या है आप लोग को पता है, इसका वैल्यू परावैद्युतता, और A क्या है, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल, और ये जो है इन दोनों के बीच की दूरी है। तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो पहले क्या था, जब D था तो अब अगर ये क्या हुआ, अगर ये D का वैल्यू अब क्या हो रहा है, घट रहा है, जब D का वैल्यू घटेगा तो क्या है, ऑब्वियसली धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हम दोनों पट्टिकाओं के बीच डाल देते हैं तो उस संधारित्र की धारिता क्या होती है, और बढ़ जाती है, क्या होती है, और बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि D में ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि D का वैल्यू यहाँ पे कम हो रहा है। जब D का वैल्यू कम हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो C का वैल्यू बढ़ रहा है। तो यदि कोई परावैद्युत इन दोनों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम उपस्थित होता है तो क्या होता है कि इसकी धारिता, किसी भी संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। तो धन्यवाद आज के लिए, कल आपसे हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और ये पार्ट कंटिन्यू रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।